ऑलराइट, तो आउटसाइड द स्फेरिकल सेल KQ/R² होता है हमारा फील्ड, है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा KQ/R² बाहर में, सेल के बाहर, अंदर में आप देखेंगे। अभी सबसे पहले अंदर में जाने से पहले आप देखते हैं जरा सरफेस पे कितना होता है। तो आउटसाइड तो हो गया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि किसी भी सेल के बाहर आपको फील्ड निकालना है तो क्या करेंगे, तो आप सेल के सेंटर पे जितना सेल पे चार्ज है उतना ही चार्ज सेल के सेंटर पे रख दो और ये सोचो कि उस पॉइंट चार्ज की वजह से कितना फील्ड होगा, तो KQ/R²। लेकिन R कहां से लेते हैं, हमेशा सेंटर से लेते हैं। सेंटर से ये डिस्टेंस है R, ध्यान रखेंगे, सेल के सेंटर से। यानी यहां कंफर्म है कि ये जो R है वो सेल के रेडियस के या तो बराबर है, नहीं तो बड़ा है। तो सरफेस पे, एट सरफेस की अगर बात करो, एट सरफेस क्या हो जाएगा, तो एट सरफेस R = R हो जाएगा, है ना। तो E एट सरफेस क्या हो जाएगा, KQ/R², क्या हो जाएगा, KQ/R²। यानी इस स्मॉल r को रेडियस के बराबर ले लेंगे। अच्छा, इनसाइड की बात करो, जरा इनसाइड की बात करो। थर्ड पॉइंट, इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है कि r जो है वो लेस देन r, लेस देन। चलिए, यहां इक्वल टू साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि बिल्कुल सरफेस पे तो आ चुका ना, सरफेस पे तो हम लोग लगा लिए, इसलिए यहां r लेस देन इक्वल टू R नहीं बोलेंगे, लेस देन r। ठीक है, लेस देन r का मतलब मुझे यहां कहीं निकालना है, अंदर के किसी पॉइंट पे फील्ड। तो देखिए, मान लो ये इतने डिस्टेंस पे निकालना है और ये कोई डिस्टेंस है नया, इसको भी मैं r ही बोल रहा हूं, स्मॉल r ही बोल रहा हूं, बट दिस स्मॉल r इज लेस देन रेडियस ऑफ द सेल। अब मैं फिर से गॉसियन सरफेस लेता हूं, दिस इज आवर न्यू गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस 1 था, ये गॉसियन सरफेस 2 है। तो जरा देखो, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हर पॉइंट पे E है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, तो अब मैं लिखूंगा E.ds क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड। इस गॉसियन सरफेस के अंदर देखो तो कितना चार्ज है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर, मतलब Q इनक्लोज्ड का मतलब अंदर का चार्ज। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कुछ है क्या, तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो सेल का चार्ज है वो तो बाहर है, यहाँ है, वो तो यहाँ है ना। गॉसियन सरफेस तो अंदर में चला गया, इसलिए गॉसियन सरफेस के भी अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि चार्ज सारा का सारा हमारे सेल पे मौजूद है और वो सेल का जो रेडियस है हमारे गॉसियन सरफेस के रेडियस से ज्यादा है, इसलिए इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। सो Q इनक्लोज्ड इज 0। Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट जब लिखोगे ना, तो Q इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, ऊपर वाला टर्म 0/एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 0, है ना। अब देखो ds तो 0 नहीं है, क्योंकि ds क्या है, पूरा गॉसियन सरफेस का एरिया, वो तो 0 नहीं है, यानी जरूर E ही 0 होगा, तभी जाकर के E.ds 0 हो पाएगा, बिकॉज ds इज नेवर 0। ds तो उस गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया होता है, और गॉसियन सरफेस तो आर्बिट्रेरी सरफेस है। आर्बिट्रेरी सरफेस जब एक बार ले लिया तो एरिया तो होगा ही होगा, है ना, एरिया 0 नहीं होगा, एरिया तो होगा ही होगा, यानी जरूर E ही 0 होगा, जरूर E ही 0 होगा। सो E इज 0, इसलिए कहा जाता है कि E इनसाइड क्या हो जाएगा, E इनसाइड 0 होता है। मतलब किसी भी सेल के अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज, ध्यान रखना चाहिए, ये कैसा सेल है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, ध्यान रखेंगे। फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, और यहां लिख लेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज। नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रहेगा ना, ठीक है, तो सिमेट्रिसिटी नहीं लग पाएगा, हम लोग बात करेंगे, है ना। ये अगर यूनिफॉर्मली चार्ज होगा ना तभी जाकर के गॉस लॉ हम लोग लगाएंगे, लगा तो सकते हैं कहीं भी, ठीक है ना, लेकिन सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। गॉस लॉ तो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन ये जो हम लोग हर जगह ई सेम ले रहे हैं अपने मन से, ये हर जगह ई सेम अंदर में या हर जगह ई सेम बाहर में जो हम लोगों ने लिया है ना, वो ये मानते हुए लिया है कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, सिमेट्रिसिटी है, स्फेरिकल सिमेट्रिसिटी यहाँ है। स्फेरिकल सिमेट्रिसिटी को मेंटेन रखने के लिए चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए हमारा सेल, ध्यान रखेंगे, है ना। हालांकि ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं अभी तत्काल, इस पे छोटे क्वेश्चन ही नीट में आएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल थ्योरी में भी जाने से फायदा नहीं है, इससे एक या दो क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकते हैं, एक क्वेश्चन नीट में आ सकता है, बोर्ड में 5 या 7 नंबर का इससे क्वेश्चन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो हम लोग सेल के बारे में क्या कह सकते हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज सेल की वजह से बाहर में फील्ड KQ/r², सरफेस पे फील्ड KQ/R², दैट इज रेडियस, और अंदर में फील्ड 0 होता है, अंदर में फील्ड क्या होता है, 0 होता है।
इस सेल की वजह से जो हम लोगों ने फील्ड अभी निकाला है उसको एक ग्राफ को भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ईआर ग्राफ, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ। सेल के लिए कोई मेरे से कहे कि ईआर ग्राफ जरा ड्रॉ करो, तो मैं अब ड्रॉ कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। जैसे ईआर ग्राफ क्या हो जाएगा, सेल के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं ईआर ग्राफ, सेल के लिए, ठीक है ना, ईआर ग्राफ। तो सबसे पहले क्या है, r इज इक्वल टू 0। मान लीजिए स्टार्टिंग हम करते हैं सेंटर से, ये r है और अंदर के पॉइंट क्या है, r लेस देन r, और बाहर के पॉइंट क्या है, r ग्रेटर देन r। तो सबसे पहले अंदर के किसी पॉइंट पे फील्ड क्या होता है, 0। सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस। पहले 0 होगा फील्ड, r बढ़ता जाएगा, फील्ड 0 रहेगा, r 0 यानी सेंटर, फील्ड 0। अंदर में ही जब फील्ड 0 है तो सेंटर पे भी फील्ड 0 होगा। सेल यूनिफॉर्मली चार्ज। अच्छा, ये कब तक चलेगा, ये तो सरफेस तक फील्ड 0 होगा। लेकिन जैसे ही सरफेस आएगा फील्ड क्या हो जाएगा, तो सरफेस पे फील्ड कितना होता है, KQ/r², यानी सरफेस पे तुरंत फील्ड कितना हो जाएगा, अच्छा खासा हो जाएगा। दिस हाइट इज KQ/r²। और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो उसके बाद r बढ़ने पे फील्ड घटता है, सो दिस इज द, यानी यहां के बाद मैं ऐसे कर सकता हूं, ग्राफ इज लाइक दिस, यहां तक फील्ड क्या रहेगा, 0, यानी ये क्या है, ये r इज इक्वल टू रेडियस है, और यहां के बाद दिस इज r इज इक्वल टू r, ये पॉइंट, और यहां के बाद r के बाहर, है ना, सेल के बाहर फील्ड तो है, लेकिन जैसे जैसे r बढ़ेगा फील्ड घटेगा, जैसे पॉइंट चार्ज में घटता था, है ना। तो ध्यान रखेंगे, यहां तक फील्ड 0 रहेगा सेल के अंदर, ठीक है। दूसरी बात, चलिए फील्ड ड्यू टू सेल देख लिया, फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, है ना। फोर्थ एप्लीकेशन, फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, मैं नॉन कंडक्टिंग क्यों बोल रहा हूं, जरा इसका भी मतलब है, क्योंकि कंडक्टिंग के कारण हम अभी देखेंगे, है ना। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में गॉस लॉ लगाएंगे, वो अलग से हम पढ़ेंगे। अभी तत्काल हम नॉन कंडक्टिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में आप एक चीज जान जाओ बस, कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को जब आप चार्ज देते हो ना, तो वो चार्ज उसके वॉल्यूम में समा जाता है, वो चार्ज उसके वॉल्यूम में फैल जाता है। यानी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए सॉलिड स्फीयर, सॉलिड का मतलब अंदर में मटेरियल भरा है, देखो फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब पूरा का पूरा समाया हुआ है मास अंदर में। तो जब आप उसको चार्ज करोगे ना, तो चार्ज उसके वॉल्यूम में फैलेगा, यानी वी डिफाइन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मतलब इसके लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग, रो। मैंने बताया था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक में, रो dV dQ इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला लिखा था, वो रो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहले मान लो ये हमारा स्फीयर है, ये नॉन कंडक्टिंग है, इसका रेडियस कैपिटल R है, इसको चार्ज कर दिया हम लोगों ने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है ना। तो अभी हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज की बात कर रहे हैं, मतलब रो कांस्टेंट है, रो क्या है, कांस्टेंट है। जरा देखिएगा, तो इसमें सबसे पहले चार्ज कितना होगा, Q कितना होगा। अगर इसमें मान लो टोटल चार्ज Q है, तो मैं टोटल चार्ज Q को लिख सकता हूं, टोटल चार्ज इज इक्वल टू रो इनटू टोटल वॉल्यूम, दैट इज रो इनटू 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r। ये चीज है हमारे पास पहले से, है ना, टोटल चार्ज Q। अब देखिए फिर से वही, फॉर आउटसाइड पॉइंट, यानी फॉर आउटसाइड का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले बाहर में देखते हैं फील्ड कितना होगा, यानी फॉर r ग्रेटर देन इक्वल टू रेडियस। फिर से वही काम करेंगे, r ग्रेटर देन इक्वल टू रेडियस का मतलब जितने डिस्टेंस पे बात हो रही है फील्ड की ना, उतने ही डिस्टेंस के बराबर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस हम लोग ले लेंगे। क्या ले लेंगे, गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस में सिमेट्रिसिटी फील्ड लगाएंगे, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज फील्ड है, हर जगह फील्ड क्या होगा, सेम होगा मैग्नीट्यूड में, और रेडियली अवे होगा सिमेट्रिसिटी से। और एरिया का डायरेक्शन अगर देखेंगे तो वो भी रेडियली अवे ही होगा, स्मॉल एरिया का डायरेक्शन। तो यहाँ क्या लिखेंगे,
हम लोग लिखेंगे गॉस लॉ ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर से लिखेंगे क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी एस ये क्या बन जाएगा, ई डी एस ही बन जाएगा। फिर से पता है ना क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ई, सेम ही डायरेक्शन में ds, तो ये eds बन जाएगा ओवर क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर हट गया, eds हो गया। अब e बाहर आ जाएगा क्योंकि हर जगह मैग्नीट्यूड फील्ड का क्या है, कांस्टेंट है। तो e इनटू ds का मतलब टोटल एरिया। इस गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया क्या हो जाएगा, तो स्मॉलर डिस्टेंस पे अगर आप लिए हो, है ना, गॉसियन सरफेस जो कि ये स्फीयर है, ये गॉसियन सरफेस कैसा है, तो स्फेरिकल सरफेस है यहाँ पे, तो e इनटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज। क्यू इनक्लोज कितना है, यही तो क्यू है, या ये है, यही क्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है, यानी रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना, ऑलराइट। 4 पाई क्यू इनक्लोज्ड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा। या तो एक काम करो, देखो एक चीज मैं कर सकता हूं यहाँ, आप कैंसिल आउट मत करना, इस 4 रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब को मैं सीधे कैपिटल क्यू ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत, कैपिटल क्यू, क्योंकि वो तो कैपिटल क्यू के ही बराबर है, तो कैपिटल क्यू बाई एप्सिलॉन। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और 1/1 इंटू लिख सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। फिर से वही रिजल्ट आ गया, फिर से वही रिजल्ट आ गया। मतलब सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, चार्ज पूरे वॉल्यूम में समाया हुआ है, तो बाहर तब भी बाहर फील्ड क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब पूरे के पूरे चार्ज को हम लोग सेंटर पे मान सकते हैं। मतलब याद रखना, सॉलिड स्फीयर हो या स्फेरिकल सेल हो, आउटसाइड पॉइंट के लिए फील्ड निकालते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला से, के क्यू बाई आर स्क्वायर के फॉर्मूला से। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज हो, दोनों सेल भी यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए और सॉलिड स्फीयर भी यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए, यानी बाहर के पॉइंट के लिए इसे पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि के क्यू बाई आर स्क्वायर किस चीज का फॉर्मूला है, पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड का फॉर्मूला है ना, पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड का फॉर्मूला है, ऑलराइट। अब जरा बात करते हैं इनसाइड। आउटसाइड तो देख लिया आपने, अब इनसाइड की बात करते हैं। इनसाइड की बात करते हैं, अगर इनसाइड तो सरफेस पे भी अगर हम चले जाएं, एट सरफेस, आउटसाइड देख लिया, आउटसाइड क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा, आउटसाइड का मतलब आर ग्रेटर देन आर के लिए के क्यू बाई आर स्क्वायर चलेगा फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू आर के लिए के क्यू बाई रेडियस का स्क्वायर चलेगा, यानी सरफेस पे भी निकल चुका, सरफेस पे और बाहर निकल गया है, यहां भी फील्ड। अंदर की बात करो, मतलब इस सॉलिड स्फीयर के अंदर के किसी पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मान लो स्मॉलर डिस्टेंस पे निकालना है, तो फिर से गॉसियन सरफेस ले लूंगा, रेडियस आर, स्मॉलर रेडियस का गॉसियन सरफेस ले लूंगा, और जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से अब छोटा है, क्योंकि इंटरनल पॉइंट पे निकालने जा रहे हैं। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ के लिए गॉस लॉ, तो यहाँ के लिए फिर से वही स्टेटमेंट लिखूंगा, ई डॉट डी एस क्लोज्ड इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, गॉस लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ई, अब ई क्या होगा, तो देखिए यहाँ फिर से सिमेट्रिसिटी है, हर पॉइंट पे ई क्या होगा, रेडियली अवे होगा, हर पॉइंट पे ई क्या होगा, रेडियली अवे होगा, और एरिया का डायरेक्शन भी रेडियली अवे होगा, सो इट विल बी अगेन ई डी एस इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। तो हम लोग किसी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण उसके बाहर फील्ड देखा था, हम लोगों ने सरफेस पे भी देखा था। बाहर क्या होगा, तो बाहर तो पॉइंट चार्ज की तरह वो ट्रीट किया जाएगा, है ना, मतलब जितना भी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर चार्ज है, वो सारे चार्ज को हम मान लेंगे कि वो सेंटर पे है, और हम आसानी से के क्यू बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन कहाँ, फील्ड बाहर ही होगा, मतलब वो पॉइंट रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस पे होना चाहिए सेंटर से। इनसाइड की हम लोग बात कर रहे थे, है ना, इनसाइड मतलब हमारे पास है एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग
नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और हम निकालने जा रहे हैं फील्ड ई फॉर आर लेस देन आर। इलेक्ट्रिक फील्ड जब रेडियस से, दिस इज सपोज दिस इज योर स्फीयर है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज भी है। अभी यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब होता है रो जो है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी हमारे पास, कारण क्योंकि हम जो भी चार्ज देंगे वो हमारे स्फीयर के वॉल्यूम में समा जाएगा, वो स्फीयर के वॉल्यूम में समा जाएगा। तो हमें निकालना था आर डिस्टेंस पे, इन पॉइंट्स पे निकालना है फील्ड, अंदर के पॉइंट पे। तो सिमेट्रिसिटी से, चूंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है हमारा सॉलिड स्फीयर, तो हम सिमेट्रिसिटी से देख सकते हैं यहाँ पे फील्ड रेडियली अवे होगा, रेडियली अवे है ना। अगर हम देखें तो इन सारे पॉइंट्स पे फील्ड क्या होगा, रेडियली अवे होगा। और हर पॉइंट पे अगर सेंटर से, क्योंकि आर डिस्टेंस पे ये सारे पॉइंट्स है, क्योंकि ये हमारा ये जो डॉट 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 करके जो मैंने सरफेस लिया है ना, यही हमारा गॉसियन सरफेस है, यही हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस। और हम जानते हैं कि हमें गॉसियन सरफेस इस प्रकार लेना चाहिए ताकि ई डॉट डी एस ओवर क्लोज्ड इंटीग्रल वो आसानी से सॉल्व हो जाए, तभी फायदा है कि नहीं। तो चलिए इस गॉसियन सरफेस के लिए अगर मैं लिखूं क्या, इस पे मान लो टोटल चार्ज क्यू है, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, तो हम क्यू को रो के फॉर्म में निकाल सकते हैं। क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। इसका टोटल रेट बड़ा, इसका जो रेडियस है वो कितना है, कैपिटल आर है। जब ये गॉस लॉ अप्लाई करते हैं गॉसियन सरफेस के लिए, तो हम लोग फिर लिखेंगे क्या, ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन ई डॉट डी। अब देखिए गौर कीजिए, अगर गॉसियन सरफेस पे जाके एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे तो स्मॉल एरिया का डायरेक्शन भी रेडियली अवे होगा और फील्ड भी रेडियली अवे है। मतलब किसी भी स्मॉल एरिया की बात करो और वहां पे जाके मैं ई डॉट डी ए सॉल्व करूं, तो जिधर ई है उधर ही ए है, तो cos 0 डॉट प्रोडक्ट में cos 0 यानी 1। ये सिंपली क्या आ जाएगा, तो हर जगह के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर मैं ई है, सेम है हर जगह, तो मैं इसको सीधे ई डी ए लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रल, क्योंकि वेक्टर खत्म हो जाएगा, सेम ही डायरेक्शन के दोनों वेक्टर्स हैं, है ना। तो ई डी ए हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। फिर फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं फर्दर लिख सकता हूँ ई, क्योंकि हर जगह का सेम है तो ई बाहर आ जाएगा, है ना। और डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये पूरा एरिया गॉसियन सरफेस का ये एरिया जो कि जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर, तो इट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर एंड क्यू इनक्लोज्ड। अब जरा देखते हैं कि गॉसियन सरफेस में ये जो चार्ज इनक्लोज है ये कितना है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कितना है, क्योंकि गॉसियन सरफेस का अगर वॉल्यूम निकल गया ना तो हम आसानी से उसमें कितना चार्ज होगा निकाल सकते हैं। पता है क्यों, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है ना। इस स्फीयर के किसी भी छोटे पार्ट में कितना चार्ज है वो अगर निकालना होना तो हम रो में उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्यू इनक्लोज जो है ना हमारा, मैं क्यू इनक्लोज को लिख सकता हूं रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। स्मॉल आर क्यू ध्यान रखेंगे, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम, दैट इज द इनक्लोज चार्ज इन द गॉसियन सरफेस, है ना। जैसे पूरे स्फीयर पे कितना चार्ज है, तो पूरे स्फीयर पे चार्ज अगर निकालना है यानी टोटल चार्ज निकालना होता तो हम क्या करते हैं, हम रो में पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन मुझे तो गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज चाहिए ना, बिकॉज गॉस लॉ क्यू इनक्लोज्ड कहता है। क्यू इनक्लोज्ड का मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज, मतलब ये सब इधर जो चार्ज होंगे ना बाहर वो मुझे नहीं लेना है, मुझे केवल अंदर के चार्ज को लेना है। और बाई एप्सिलॉन नॉट तो है ही, है ना। फील्ड रेडियली अवे भी होगा, ये भी हम जान रहे हैं, तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा ना, और आर स्क्वायर से ये एक आर कैंसिल हो जाएगा। सो ई इज इक्वल टू रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कैप भी दे देता हूँ रेडियल वेक्टर, क्योंकि वेक्टरली लिखना है ना फील्ड को फाइनली। ध्यान रखेंगे ई क्या हो जाएगा, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, यानी किसी भी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर फील्ड कितना होता है, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, वेयर रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, 3 एप्सिलॉन नॉट, तो 3 एप्सिलॉन नॉट है, कांस्टेंट है।
आर कैप लगा दिया मैंने रेडियली अवे के लिए। यही चार्ज अगर निगेटिव होता ना तो माइनस आर कैप लग जाता, मतलब इनवर्ड फील हो जाता, रेडियली इनवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। चार्ज पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड, ठीक है ना। अच्छा, इस आंसर को देने का एक और तरीका है। जैसे कोई कहेगा कि रो का वॉल्यूम लिख दो, रो का वैल्यू क्या है, Q बाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। तो मैं यहां लिख भी सकता हूं, मैं इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू रो का वैल्यू हो जाएगा टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम, चूंकि रो कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूं Q बाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, ये तो रो हो गया, इंटू आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं k लिख सकता हूं, तो ये बन जाएगा KQ बाई आर क्यूब इंटू आर, है ना। और आर कैप एक लगा देते हैं यूनिट वेक्टर बनाने के लिए। ये भी एक तरीका है इसी आंसर को लिखने का। आप बहुत किताबों में देखेंगे K कैपिटल Q बाई आर क्यूब विच इज ए कांस्टेंट, क्योंकि कैपिटल Q इज द टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर, कैपिटल R क्यूब इज द रेडियस का क्यूब ऑफ द स्फीयर, स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट वेरी पॉइंट जहां पे आपको फील्ड निकालना है, और आर कैप यूनिट वेक्टर है रेडियली अवे या टुवर्ड्स, पॉजिटिव है तो अवे, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स। तो आप आंसर ऐसे दो तब, चाहे ऐसे दो तब, दोनों एक ही जवाब है। अच्छा, एक चीज आपने देखा होगा, अगर आप ग्रेविटेशन पढ़े होंगे ना, तो ग्रेविटेशन चैप्टर के साथ इसकी सिमिलरिटी यहां मिलेगी। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालते थे ना, वैसे ही आज इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। जैसे हमारा अर्थ सॉलिड स्फीयर है, अर्थ के बाहर कहीं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, भाई ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जिस तरीके से आउटसाइड में कौन सा फॉर्मूला, जैसे यहाँ आउटसाइड में फील्ड क्या हो रहा है, KQ बाई आर स्क्वायर, वहां आउटसाइड में फील्ड क्या होता था, GM बाई आर स्क्वायर। यानी कैपिटल K, ध्यान रखेंगे, कैपिटल K को रिप्लेस कैपिटल G से कर दूं अगर मैं, डिस्टेंस तो वही रहेगा, और Q को रिप्लेस अगर मैं M से कर दूं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एनालॉजिकली निकाला जा सकता है। यहां पे और वहां पे एक फर्क यही है कि ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा इनवर्ड होता है, कारण क्योंकि दो मास के बीच हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, दो मास के बीच हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, लेकिन दो चार्ज के बीच अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों लग सकते हैं। तो बस यही एक फर्क को ध्यान रखें। लेकिन ये दो रिप्लेसमेंट अगर मैं कर दूं तो ग्रेविटेशनल फील्ड का भी फॉर्मूला आ सकता है। वैसे जब हम 11th रिवाइज करेंगे तो देखेंगे, ठीक है ना। तो KQ बाई आर क्यूब इंटू आर कैप, बोथ आर सेम थिंग। अगर मेरे से कोई कहे कि आप फील्ड को ड्रॉ कर दो, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ ड्रॉ करने की बात अगर हो, तो हम लोग ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ भी ड्रॉ आसानी से कर सकते हैं। ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, देख सकते हैं हम लोग। जैसे ER ग्राफ कोई कहेगा ड्रॉ करने को, ER ग्राफ ये किसके लिए है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो देखिए E इनसाइड सबसे पहले क्या आया है, E इनसाइड क्या आया है, E इनसाइड आया है ρr बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। मैं केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, डायरेक्शन तो साइन बताएगा चार्ज का, आर कैप भी रहता है अलग बात है, ठीक है ना, आर की ही तरफ होता है। ई सरफेस क्या है, तो ई सरफेस था, ई एट सरफेस था KQ बाई आर स्क्वायर, है ना, सरफेस पे हमने देखा था। और ई आउटसाइड क्या था, तो ई आउटसाइड था KQ बाई स्मॉल आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला। सारे के सारे चार्ज को सेंटर पे मान लेते थे। अब चलिए, यानी अगर हम बात करें कि स्फीयर के अंदर फील्ड जो है वो स्मॉल आर यानी डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट क्या है, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट, रो इज कांस्टेंट। सो द ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन सबसे पहले। लेकिन ये ग्राफ कहां तक चलेगा, तो रेडियस तक चलेगा, क्योंकि रेडियस r इज इक्वल टू r तक आप इनसाइड में रहोगे, है ना, r इज इक्वल टू कैपिटल R तक आप कहोगे कि हम स्फीयर के अंदर हैं, और स्फीयर के अंदर लीनियरली क्या होता है, फील्ड बढ़ता है, क्योंकि r0 पे फील्ड 0 हो जाएगा। जैसे मैं कहूं किसी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर के सेंटर पे कितना फील्ड होगा, तो 0, बिकॉज स्मॉल r इज 0। उसके बाद क्या होगा, ये तो सरफेस तक आप चले गए,
r इज इक्वल टू आर पे आप चले गए। इसके बाद भैया क्या होगा, तो इसके बाद हमारा चार्ज, हमारा जो फील्ड है वो घटेगा आर के साथ। एक ही बात, बिल्कुल पॉइंट चार्ज वाला कॉन्सेप्ट, आर बढ़ेगा घटेगा फील्ड, यानी यहां से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह बोलना चाहिए, एग्जैक्ट नहीं। आर बढ़ने पे मतलब आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², बोथ आर सेम थिंग। सो दिस इज द ग्राफ, दिस इज द, ये हाइट कितनी हो जाएगी, तो ये हाइट हमारी सरफेस पे फील्ड के बराबर हो जाएगी। सरफेस पे फील्ड कितना था, AQ/r²। यानी कोई मेरे से कहे कि किसी भी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण सबसे ज्यादा फील्ड कहाँ होता है, तो इसके सरफेस पे होता है, क्योंकि सेंटर पे 0 होता है, फील्ड बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, सरफेस तक बढ़ा फिर घटता है, यानी जाहिर सी बात है कि सरफेस पे सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि 0 से बढ़ के सरफेस तक बढ़ा है, उसके बाद घटना है, तय है ये बात, तो सरफेस वाला मैक्सिमम होगा। सो द मैक्सिमम पॉसिबल फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज द फील्ड एट इट्स सरफेस, इज द फील्ड एट इट्स सरफेस, ठीक है ना, ये इक्वल। अच्छा, अगर कोई कहे कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो स्लोप tan थीटा कितना हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है tan थीटा क्या हो जाएगा, तो ρr/3ε0 में से, ρr/3ε0 में से r का जो कोफिशिएंट होगा वही ना हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द दिस लाइन, बिकॉज दिस इज लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ का स्लोप कैसे निकालते हैं, तो x का जो कोफिशिएंट होता है y इज इक्वल टू mx, है ना, y इज इक्वल टू mx में, है ना, n ही ना स्लोप होता था, n का मतलब x का कोफिशिएंट, यहाँ x का काम कौन कर रहा है, r, x का काम कौन कर रहा है, क्योंकि x एक्सिस पे रेडियल डिस्टेंस है, y एक्सिस पे फील्ड है, तो x का काम कर रहा है r, यानी r का कोफिशिएंट, r का कोफिशिएंट क्या है, तो ρ/3ε0, सो tan थीटा इज ρ/3ε0। जैसे यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि अगर ये थीटा 45 है तो रो बराबर 4 ऑप्शन दे देता, रो बराबर 2ε0, रो बराबर 3ε0, रो बराबर 4ε0, तो कौन सा आंसर सही होता, रो इज इक्वल टू 3ε0, क्योंकि थीटा 45 होने का मतलब tan 45 1 है ना। तो ये नीट में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेन में भी आ सकता है, इस रो का कुछ वैल्यू दे करके और ε0 और रो में रिलेशन पूछ देगा। ऑलराइट, ओके। अगर जेईई और नीट के सिलेबस की बात करो ना, गॉस लॉ, और बोर्ड के सिलेबस की बात करो, तो भैया गॉस लॉ कंप्लीट हो गया आपका, लेकिन अभी कुछ चीजें रह रही हैं, वो है प्रैक्टिस, जो कि मैं जूम सेशन में तो करवाऊंगा ही, कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ करेंगे, कुछ टॉपिक्स भी पढ़ेंगे, बट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करो, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करो, तो इट हैज बीन कंप्लीटेड। ऑलराइट, आगे बढ़ते